कुछ रंधावा। सावन का महीना शिव कृपा पाने का सबसे उत्तम समय होता है, जब महादेव के दर्शन पूजन से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। और इसी सावन महीने में सबसे शुभ घड़ी आ रही है, जब धन, समृद्धि और सौभाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक कल नागपंचमी के अवसर पर महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है और ये संयोग कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ और उत्तम समय लेकर आ रहा है। तो किन जातकों को इससे लाभ होगा, इस पर विशेष संयोग क्या बन रहे हैं, कैसे आपकी राशि पर असर होगा, आज हम इस पर बात करेंगे। हर राशि का हाल भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि नागपंचमी पर ग्रह नक्षत्रों में ऐसा क्या बदलाव हो रहा है जिससे अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो आज रात मंगल और चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होने वाला है। चंद्रमा आज रात 11:59 पर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 31 अगस्त तक स्थिति यूं ही बनी रहेगी। मंगल का भी आज राशि परिवर्तन हो चुका है, 8:11 पर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे मंगल की। तो इस तरह राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो कि पूरे 54 घंटे तक चलेगा। गोल्डन पीरियड अगले आने वाले 54 घंटे रहने वाले। तो क्या है ये राजयोग, किन राशियों पर इसका अच्छा असर होने वाला है और नागपंचमी के दिन क्या उपाय आपको करने हैं, दुर्लभ योग कौन कौन से हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए क्या कुछ करना है, तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। तो नागपंचमी का शुभ संयोग, सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले, अब क्योंकि सावन का सोमवार है, तीसरा सोमवार है, तो सबसे पहले आपको उसकी तस्वीरें दिखा देते हैं। क्योंकि सुबह से ही देश भर के शिव धामों में, शिवालयों में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की अच्छी खासी कतारें लगी हुई हैं। यूं तो किसी भी दिन महादेव की उपासना की जा सकती है, लेकिन सावन का महीना भगवान शंकर की कृपा पाने का विशेष मौका होता है और इसीलिए काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर तक हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव का अभिषेक हुआ। उज्जैन की तस्वीरें, महाकाल में भी रुद्राभिषेक किया गया। महाकाल की भस्म आरती की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरीके से बाबा धाम यानी कि देवघर में भी भक्तों का मेला लगा हुआ है। बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए, उन्हें जल अर्पित करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर की तस्वीर है, जहां पर सुबह से भक्तों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी है। आस्था मन में हो और कुछ ना सोचा जाए, लंबी लाइन, भीड़ भड़ा कितना क्या होगा। बस आशा था कि दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया। इतना अच्छे दर्शन हुआ है कि बता नहीं सकते। अगली बार आए थे, जिस तरीके से निकाला जा रहा था, बहुत दुख हुआ कि दर्शन नहीं हो पाया, पर इस बार बहुत अच्छे मन से बहुत अच्छे दर्शन हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर 3:30 बजे उपस्थित हुए और दूध से हम लोगों ने रुद्राभिषेक किया। उसके बाद हमारे अयोध्या नगरी की शान माँ सरजू जी के जल से भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक किया और ये हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य आज प्राप्त हुआ कि हम लोग सोमवार के दिन भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत भीड़ थी, लेकिन भगवान की कृपा थी, सबसे आगे बैठने का मौका मिला और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा लगा। हमें सुबह भस्म आरती की बहुत अच्छा लगा, हम बहुत धन्य धन्य हो गए। जय महाकाल, जय महाकाल। बहुत अच्छा लगा और हमने जो भी मनोकामना की, हमें वो मंगल हो और हमें बहुत अच्छा लगा। सावन का सोमवार आज का नज़ारा बहुत महाकाल का अच्छा था। तो चलिए, सावन के तीसरे सोमवार पर शिव परिवार के विशेष पूजन का भी विशेष महत्व है और आज शिव के 3 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नीलकंठ, नटराज और महामृत्युंजय स्वरूप का भक्त अर्चन करते हैं और भोले के द्वार अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। मान्यता है कि आज शिव कृपा से विवाह से जुड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं, तमाम मनोरथ पूरे होते हैं। श्रावण मास भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए है और विशेष तौर पे क्या है कि माता सती ने अपनी तपस्या का फल भगवान शिव के स्वीकृति के रूप में श्रावण मास में ही पाया था। और ये तीसरा सोमवार ही वो सोमवार है जिसमें माता की अनुनय विनय को स्वीकार भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के बाद कर लिया था। तो आज जिन लोगों को विवाह संबंधी जीवन में अड़चने आती हैं, जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे या जिन लोगों के प्रेम विवाह में कहीं ना कहीं संकट है, तीसरा सोमवार उनके लिए अद्भुत संयोग बनाता है, विशेष संयोग बनाता है। जो आज के दिन भगवान शिव का पूजन करे, अभिषेक करेगा, उसकी विवाह संबंधी कष्ट दूर होकर मनोकामना पूर्ण होती है और प्रेम विवाह के अगर योग न बन पा रहे हो तो बन जाते हैं। इस सोमवार के दिन सुबह स्नान और मौन रहना आवश्यक है।
पश्चात भगवान शिव का गुलाब के जल से विशेष तौर पे पूजन करें। जो लोग गुलाब के जल से वो करेंगे उनके जीवन में निश्चित उनके मनोकामना सिद्धि का तुरंत योग बनाएगा। तो ये तो सावन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और कैसे तीसरे सोमवार पर पूजा अर्चना की जा रही है, क्या कुछ आपको करना है ये सब जाना। लेकिन कल नाग पंचमी का पर्व भी है, सावन में इसका बहुत खास महत्व होता है। खास बात यह है कि इस अवसर पर महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है और ज्योतिष में इसे बेहद शुभ संयोग माना जाता है। दुर्लभ योग तब बनता है जब चंद्रमा और मंगल ग्रह एक साथ आते हैं और इस योग को धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये 29 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व है और शास्त्र कहते हैं कि पाताल के अंदर सर्पों का राज्य होता है और धरती के अंदर जितनी भी धन संपदा है वो नागों से जुड़ी हुई है। यानी नाग जो हैं, सर्प जो हैं, वो धन संपत्ति से संबंधित माने जाते हैं। और इस बार नाग पंचमी पर चंद्रदेव होंगे कन्या राशि में और कन्या में मंगल पहले से विद्यमान हैं, तो चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बन जाएगा नाग पंचमी के अवसर पर। इसलिए इस बार नाग पंचमी पर नागों की पूजा तो आप करेंगे ही, उसके अलावा आप कोशिश करिएगा कि शिव मंदिर में संध्या काल को एक दीपक जलाया जाए और नाग पंचमी के पर्व पर किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान किया जाए। अगर आप ऐसा नाग पंचमी के पर्व पर करते हैं तो इस बार धन की जो शानदार स्थिति आपको मिलेगी, आपकी धन संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, 28 जुलाई कहा यह गया था कि 28 जुलाई तक सावधान रहना है और उसके बाद स्थितियां बदलेंगी। आज इसको भी समझेंगे और 28 जुलाई आज की तारीख जब स्थितियां भी बदल रही हैं और अगले आने वाले 54 घंटे बन रहे हैं शुभ योग, धन लाभ की प्राप्ति भी होगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। लेकिन करना क्या है आपको, ये सब जानेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नंदिता पांडे एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं और साथ ही साथ मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त राज मिश्रा जी मौजूद हैं। राज जी, हम शुरुआत करें, सबसे पहले तो कौन कौन से अहम योग बन रहे हैं और क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले 54 घंटे गोल्डन पीरियड है? वाकई में गोल्डन पीरियड है। अगर मैं 54 घंटों की बात करूं, एक्चुअल में दो चीजें काल पुरुष के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। एक है व्यक्ति और दूसरा है उसके जो हृदय में बैठी हुई कामना है। ज्योतिष में जो पहला हाउस है उसको व्यक्ति कहा जाता है और जो चौथा घर है उसको दिल में जो हमारी इच्छा है उसका घर कहा जाता है कि हमने ये दिल के अंदर सोचा और ये कार्य मेरा हो जाए। फोर्थ हाउस को जनरली हमारी इच्छा का घर कहा जाता है। तो जब चतुर्थ का यानी मंगल का, चंद्रमा का चतुर्थ भाव के स्वामी काल पुरुष की कुंडली में और फर्स्ट हाउस के स्वामी मंगल का, दोनों का जब आपस में संयोग बन रहा है तो ये संयोग उसी प्रकार का है कि मैंने सोचा, मैंने उसके लिए प्रयास किया और भगवान की कृपा से मेरी वो कामना पूर्ण हो गई। तो जो ये संयोग वास्तविकता में बना है, और मैं वाक्य में कहूं नवजोत जी, वाक्य ऐतिहासिक समय है, ऐतिहासिक घड़ी मैं इसको कहूंगा आज का, कि आप सोचिए जब से ये वर्ष प्रारंभ हुआ है, जितना उत्पात हम सब लोगों ने देखा है इस वर्ष के अंतर्गत, कोई नहीं देखना चाहेगा और हम नहीं चाहेंगे भविष्य में ऐसा हो। और आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इस वर्ष के जो राजा, इस वर्ष का जो मूलांक वो मंगल का था। राजा कहीं ना कहीं देखा जाए, वैसे राजा और मंत्री सूर्य हैं, लेकिन एक्चुअल में एक अंक की दृष्टि से देखा जाए तो मंगल हैं। और मंगल जब वर्ष प्रारंभ हुआ तो मंगल नीचस्थ थे। नीचस्थ होने के बाद मार्गी वक्री होते हुए फिर आगे आए तो केतु के साथ उनका संयोग रहा। तो आज इस वर्ष के प्रारंभ होने के 7वां महीना खत्म होने जा रहा है, तब मंगल एक्चुअल में मुक्त होने जा रहे हैं। तो वाकई ये समय बहुत बिल्कुल। एक बार नंदिता जी आपके पास आते हैं, राज मिश्रा जी की बात को कंटिन्यू कीजिएगा। 365 दिन, जुलाई का महीना खत्म होने वाला है, बहुत उथल पुथल देख ली हम लोगों ने, लेकिन क्या हम ये माने कि अभी से आने वाले 54 घंटे, इन 365 दिन में से ये गोल्डन टाइम है सबके लिए? जी देखिए, अद्भुत संयोग तो है क्योंकि महालक्ष्मी से योग बन रहा है
और कॉम्बिनेशंस जो इस समय हैं, सूर्य अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र भी एक अच्छी स्थिति में जाते हुए दिखाई देते हैं। और जब गुरु और शुक्र एक साथ होते हैं थोड़ा सा मतभेद रहता है इसमें, लेकिन मेरा अपना मानना है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हैं उस टाइम पे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल, जिसमें भी आप जिसकी भी कुंडली में आप देखेंगे कि गुरु और शुक्र का संयोग है, युति बनी हुई है, वो देखना उसके अंदर डिवाइन इंसाइट बहुत ज्यादा होती है। तो ये समय इतना अनुकूल है। नक्षत्र आप देखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र चल रहा है, फिर उसके बाद हस्त नक्षत्र चल रहा है। दोनों ही नक्षत्र ऑस्पिशियस नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में आप कोई भी कार्य करते हैं तो सफल रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, सावन का महीना है, पंचमी तिथि है कल, और साथ में मंगला गौरी व्रत भी है। माता लक्ष्मी जो है जिनकी पूजा की जाती है उनको बेल पत्र में बोला जाता है कि उनका वास रहता है। तो जब आप बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आप एक तरह से धन धान्य सुख समृद्धि की भी प्रार्थना करते हैं और उसके आगमन की भी स्थितियां होती हैं। सावन के महीने में आप बिना गौरी की पूजा के ये संपूर्णता नहीं होती है, इसीलिए मंगला गौरी व्रत या मंगला गौरी पूजन का भी विधान है जो कि नेक्स्ट डे बनता है और जो कल रहेगा। और उसी के साथ साथ उस दिन नाग पंचमी भी है। आप देखिए ना, नाग देवता बोलते हैं कि कुंडली बना के पूरे ट्रेजर जो होता है ना जीवन में धन धान्य का, उसके ऊपर वो उसके रक्षक होते हैं। तो नाग पंचमी के दिन तक्षक स्पेशली सर्प की पूजा की जाती है। सारी ही सर्पों की पूजा की थी। वासुकी तो शिव जी के गर्दन में बैठे हुए हैं और साथ में संपूर्णता लेकर के आ रहे हैं। राहु केतु का आपको दोष है, उसमें आपको मुक्ति मिलती है। ये समय इतना सुंदर बन करके आ रहा है कि इस समय आप जो भी चीजें करें, और नक्षत्र के साथ इस समय आप थोड़ा सा दान भी करें। क्या चीज आपको दान करना है, तो आप चारपाई दान करिए, आप हाथों से बनी हुई कोई भी चीज, अपने हाथ से बनी हुई खीर दान करें, बहुत सुंदर संयोग रहेगा। मैं डिटेल में आगे नंदिता जी आपसे समझेंगे, क्योंकि पूजन दान व्रत सबका महत्व होता है। दो और खास मेहमान नितिशा जी भी हमारे साथ है, सुरेंद्र जी भी हमारे साथ है। आप दोनों के पास आऊं उसके पहले जल्दी से राज्य में ये बता दीजिए कि नाग पंचमी की तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्ति है? जी बिल्कुल, अगर नाग पंचमी को लेकर के देखा जाए तो रात्रि को 11:24 से आज प्रारंभ हो जाएगी और 30 जुलाई को सुबह 12:46 पर जाकर के ये तिथि वाकई में खत्म होने वाली है। जो पूजन का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 5:41 से सुबह होकर के और 8:23 तक रहने वाला है, तो ये तिथि का समाप्ति काल और प्रारंभ काल रहेगा। बिल्कुल। अब जल्दी से नितिशा जी अब आपके पास आते हुए देखिए, हमने शुभ समय क्यों है, गोल्डन पीरियड क्यों है, इस पर अगर आप अपनी बात चाहें तो आप भी रख सकती हैं। लेकिन इस समय को कैसे हम अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हैं? कौन कौन से शुभ कार्य हैं जो किए जा सकते हैं और उसमें हमें लाभ मिले? नितिशा जी। जी, सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। और जीएनटी के माध्यम से सभी को नाग पंचमी की शुभकामनाएं। और नाग पंचमी पर बहुत टाइम से कालसर्प दोष सभी की कुंडलियों में बना हुआ था, क्योंकि राहु केतु के मध्य में सभी प्लैनेट चल रहे थे। और कल से ही मंगल जैसे ही आगे बढ़ेंगे, कालसर्प जो योग क्या निर्माण हुआ था वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये भी एक गुड न्यूज है। और शिव योग है, कल रवि योग है, मंगला गौरी का व्रत होने के कारण माँ भी आशीर्वाद दे रही है सभी भक्तों पर, और लक्ष्मी योग बनने के कारण ये बहुत शुभ संयोग बनने जा रहा है। लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मंगल के 180 डिग्री पर यानी मीन राशि में शनि देव विराजमान है और शनि देव की पूर्ण दृष्टि मंगल और चंद्रमा पर भी पहुंच रही है। तो कुछ राशि वालों को बहुत शुभ संयोग बनने वाले हैं, जिसके कारण उनके धन की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और कुछ राशि वालों को अभी भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत बनेगी। लेकिन हाँ, क्योंकि लक्ष्मी योग बन रहा है और शिव जी का पावन महीना चल रहा है, तो अगर आप गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक कर लेते हैं तो ये लक्ष्मी योग सभी राशि वालों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी मेटल का नाग नागिन का जोड़ा लेते हैं या फिर आटे का भी अगर नाग नागिन का जोड़ा बना लेते हैं, उसे नारियल के जल से हल्दी और कुमकुम का अभिषेक करके अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में राहु या केतु से बनने वाले दोष या फिर काल सर्प दोष से मुक्ति आपको जल्दी ही मिलती है। चलिए लौटूंगी आपके पास। आपने राशियों का जिक्र किया, हम डिटेल में राशियां राज्य से भी समझेंगे और नितिशा जी से भी समझेंगे, क्योंकि देखिए मंगल चेंज ओवर है, कन्या राशि में चले गए हैं और इसके साथ ही साथ काल सर्प भी है। तो दोनों दिन किस तरीके से कृपा पाई जा सकती है, आने वाले 54 घंटे में क्या कुछ करना है आपको, ये सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इस समय को, क्या वाकई ये गोल्डन टाइम हम कह सकते हैं? जी, ये 2.5 दिन के लिए बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है मैडम।
नवजोत जी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये योग बन रहा है और ये 2.5 दिन चंद्रमा मंगल के साथ ही रहने वाले हैं और इसकी वजह से ये बहुत अच्छा योग है। इसमें अगर जब तब ध्यान किया जाए तो बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि दूसरे दिन क्या है, नाग पंचमी के दिन ही माँ गौरी का व्रत भी है, क्योंकि मंगलवार के दिन माँ गौरी की पूजा होती है। और माँ गौरी की पूजा अगर शादीशुदा महिलाएं करती है तो एक अच्छे अपने पति के लिए लंबी आयु का वरदान मिलता है उनको, और अगर लड़कियां करती हैं, नए बच्चे करते हैं तो उनको अच्छे वर और घर की प्राप्ति होती है। तो इस दिन माँ को गंगा जल से शिव भगवान का स्नान करें और सर्प जो उनके गले में वासु के नाम का जो सर्प है, अगर हम उसकी भी पूजा करते हैं तो हमारे को मनवांछित फल प्राप्ति होती है। बिल्कुल। एक चीज और अब आपके पास आते हुए नंदिता जी थोड़ी सी क्लैरिटी कीजिए, क्योंकि नीतीशा जी ने बताया जब भी हम नाग पंचमी की बात करते हैं लोग इसको काल सर्प से जोड़ लेते हैं। थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए कि क्या इसका लिंक काल सर्प से है या फिर ये पितरों से जुड़ा हुआ दिन है? देखिए, दोनों ही चीज़ों से जुड़ा हुआ है। काल सर्प में मेनली क्या होता है कि आपके पूरे वर्ष भर में जो पूजा नहीं हो पाती है, और अगर आप त्र्यंबकेश्वर हो या किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर के काल सर्प की शांति नहीं करा पाते हैं, तो नाग पंचमी एक ऐसा दिन है जो बोला जाता है कि आप जा करके विधिवत पूजा करें, किसी भी शिवालय में जा करके पूजा करें तो आपको राहु और केतु के दोषों से मुक्ति मिलती है। हाँ। काल सर्प होता क्या है? काल सर्प होता है कि जब राहु और केतु की परिधि के एक तरफ सारे ग्रह पड़ जाते हैं, तो इट इज लाइक जैसे ना आप सोचिए कि घर है और घर के चारों तरफ सर्प कुंडली मार के बैठा हुआ है और खिड़कियां दरवाजे बंद है। अब अंदर तो रोशनी बहुत है, गोल्ड्स हैं, डायमंड्स हैं, सब कुछ है, पर वो किसी को दिख नहीं रहे, उसकी रोशनी तो किसी को मिल ही नहीं रही है, तो वो प्लैनेट्स बद गए। तो जैसे ही ये पैलेस के किवाड़ खुलते हैं तो तब जाकर के रोशनी दुनिया को पता चलता है कि इनके अंदर क्या एक इम्पोर्टेंस है या इनके अंदर क्या ताकत है या क्या इनकी रोशनी है। तो वो काल सर्प की शांति कराना जरूरी होता है। जैसे निशिता जी ने बताया कि आप राहु केतु की शांति के लिए सबसे बढ़िया चीज है सांप नाग नागिन का जोड़ा, चांदी का बना जल्दी देते हैं, लेकिन आप पंचधातु का बना भी कर सकते हैं, आटे का भी कर सकते हैं, शिवालय पे चढ़ाते हैं। महामृत्युंजय का जप इस दिन करना चाहिए। ये दिन जो होता है ना, ये क्योंकि आपके पितृलोक से भी संबंधित होता है। इस दिन आप पितरों को भी स्मरण करके और नाग देवता जैसे हम बोलते हैं तो वो हमारे ना बहुत सारे लेवल्स में कनेक्टेड है, केवल इसी लेवल पे नहीं होता। जब हम हायर प्लेन्स में भी जाते हैं तो हर लेवल पे एक सर्टेन नाग देवता को पहले हमें पूजा करनी पड़ती है, फिर उस प्लेन में हम एंटर कर पाते हैं। तो हमारी जो हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी होती है उसमें भी आपको नाग देवता की परमिशन लेनी पड़ती है, देन यू कैन गो अहेड इन दैट जर्नी। तो ये भी एक चीज है। तो दोनों ही चीज का समागम है, आप दोनों ही चीज के लिए करिए। वही मैंने कहा, दान पुण्य अवश्य करिए। आज के दिन यानी कि स्पेशली नागपंचमी के दिन अगर आप सुहाग का सामान दान करते हैं तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साथ ही साथ महागौरी भी प्रसन्न होंगी और घर पे सुख समृद्धि आती है। अगर आप चारपाई का दान करते हैं तो पितृ खुश होते हैं, और चारपाई का दान करने के साथ साथ आपकी जीवन की जो समस्याएं होती हैं, जो आपके स्पेशली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो सारे आपके जीवन में हटने शुरू हो जाते हैं। चलिए लौटूंगी आपके पास नंदिता जी। राजी, इसका भी जवाब पितरों के लिए या फिर काल सर्प दोष के लिए, और इसी के साथ साथ पहली 3 राशि, क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है मंगल का, क्या रिलीफ वाला वक्त अब शुरू हो गया है? सुकून वाला समय शुरू हो गया है? मैं ये जरूर कहूंगा, हाँ, रिलीफ का वक्त शुरू हुआ है, सुकून का योग प्रारंभ हुआ, लेकिन नागपंचमी का एक्चुअल संबंध है कहां से, ये समझना बहुत आवश्यक है। आप लोग ने भागवत कथा सुनी होगी। अगर नागपंचमी के एक्चुअल संबंध को लेकर के देखा जाए तो कनेक्टेड है भागवत से, जहां पर राजा परीक्षित को एक श्राप मिलता है कि जो सम्मिक ऋषि हैं, श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, वो श्राप देते हैं कि तक्षक नाग आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन तक भागवत श्रवण करते हैं और तक्षक आकर के डसता है। उसके बाद उन्हीं के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं जन्मेजय, वो आकर के यज्ञ करते हैं, जहां सभी सर्प आकर के जल करके और उससे भस्म होना शुरू करते हैं। तक्षक क्योंकि इंद्र के इंद्रासन से लिपट जाता है, आस्तिक मुनि आते हैं और आस्तिक मुनि आकर के उस यज्ञ को बंद कराते हैं। उसके बाद क्योंकि दुग्ध के डाल देने से जली हुई जो चीज अगर कहीं जल जाए, उस पर दुग्ध डाल दिया जाए तो उसका निशान नहीं पड़ता और ठंडक जल्दी मिल जाती है। वहां से प्रारंभ हुई नागों की पूजा, वहां से स्टार्ट किया गया नागों पर दूध चढ़ाना। मुझे काल सर्प दोष को लेकर के मैं थोड़ा सा इस शब्द को लेकर के थोड़ा मुझे लगता है, जब मैं बहुत पीछे जाता हूं ज्योतिष में तो मुझे काल सर्प दोष नामक शब्द बहुत मिलता कम है। सबसे पहले आपको यह बता दूं। तीसरी चीज मैं बड़ा क्लियर करना चाहूंगा भाई, राहु और केतु को
सर्प नहीं कहा गया है, कहीं से क्रिएट जरूर हुआ है। आज हम सब एस्ट्रोलॉजर काल सर्प दोष को मानते हैं, लेकिन अगर पुरातन ज्योतिष में स्पेशली मैं ऋषि पाराशर को अध्ययन करूं जिन्होंने ज्योतिष में सबसे बड़ा काम किया, तो वहां काल सर्प दोष ऐसा शब्द मिलता नहीं है। खैर जहां से भी आया होगा आज हम सब लोग मानते हैं। मुझे लगता है कि ठीक है, एक अपनी अपनी सोच है, बट राहु केतु का सर्प का स्वरूप कहीं दिखा नहीं है। ठीक है, तो सबकी अपनी राय डिफरेंट हो सकती है। पहली तीन राशियों पर चलिए, अगर मैं आपसे भी एक जवाब मांगूंगी। पहली तीन मेष राशि की बात करूं, मुझे बहुत शानदार दिख रहा है आपके लिए। छठे भाव के अंतर्गत मंगल का गोचर करना और छठे भाव में चंद्रमा के साथ होना, यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का, शत्रुओं को परास्त करने का सबसे बेहतरीन समय है। और यदि किसी ने आपका पैसा इत्यादि ले रखा था तो वापस आपको मिलने जा रहा है किसी प्रकार से, बहुत शानदार योग है आपके लिए। राशि वृष की अगर बात करता हूं, पंचम भाव में तृतीय भाव के स्वामी का आकर के उपस्थित होना और द्वादश भाव और सप्तम भाव के स्वामी का आकर उपस्थित होना, जीवन साथी के जीवन में कुछ नया प्राप्त होने जा रहा है। खास करके उन महिलाओं को ध्यान रखना होगा जो प्रेग्नेंट हैं। पंचम भाव के अंतर्गत मंगल मिसकैरेज के कहीं ना कहीं कारक प्लैनेट बनने जा रहे हैं, पर उसके साथ आत्मविश्वास की वृद्धि होने जा रही है। आपका ब्रेन एक्टिव होगा जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, तो आपके लिए भी शानदार योग रहेगा। अगर मैं राशि मिथुन को लेकर के बात करता हूं, फोर्थ हाउस के अंतर्गत लक्ष्मी योग बनने जा रहा है। यानी जो दिल से बहुत दिन से आप सोच रहे थे या सोच रही थी, वो आपको प्राप्त होने जा रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने जा रही है। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी इत्यादि यदि कोई मामला था तो उस मामले में आपको विजय प्राप्त होने जा रही है। तो मेरी दृष्टि से नवजोत जी बेहतर है। 28 जुलाई मंगल का महापरिवर्तन आपके लिए कौन सी गुड न्यूज ला रहा है, ये हमने राज्य से जान लिया। लेकिन अब नितिशा जी आपके पास आते हुए, अब क्योंकि नाग पंचमी भी है, मैं चाहूंगी कि पहली तीन राशियों के लिए आप बता दीजिए क्या उपाय वो करें ताकि सुख समृद्धि की प्राप्ति उनको कल हो। जी, तो सर्वप्रथम सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि आचार्य राज जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारे पुराणों में जाते हैं तो काल सर्प दोष की कोई वो नहीं मिलती, ना सर्प दृष्टि मिलती है। लेकिन काल को राहु से जोड़ा गया है। निगेटिव फेज और पॉजिटिव फेज को राहु से जोड़ा होने के कारण अग्नि पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण और भागवत जी में भी इसका वो मिलता है कि राहु केतु जब भी ऐसी पोजीशन पे बैठ जाते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट को उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम उसे काल सर्प दोष के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि वाले जातक, क्योंकि मेष राशि वाले जातकों के लिए काल सर्प दोष अब समाप्त होने पे आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से काल सर्प दोष बना भी हुआ था पंचम और एकादश भाव का। अब उनको क्या करना चाहिए? चंदन, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का प्लैनेट और अभी तक अग्नि तत्व की राशि में बैठे हुए थे, तो चंदन से अगर आप अभिषेक कर देते हैं तो आपके जीवन में वो ठंडक, वो शीतलता आपको प्राप्त होगी जो आप बहुत टाइम से चाहते थे। बिल्कुल, आगे अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। जी, वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि वाले लक्ष्मी योग भी बन रहा है और आप लोग चाहते हैं आपके जीवन में लक्ष्मी आए तो पंचामृत से अभिषेक करें ताकि आपके जीवन में, क्योंकि वृषभ राशि इस समय बहुत अच्छी कंडीशन में है, उनको इस लक्ष्मी योग का बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। और मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो मिथुन राशि अगर भांग से अभिषेक कर देती है तो इनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि मिथुन राशि के लिए भी बहुत अच्छे योग इस समय देखने को मिल। चलिए हम आगे बढ़े, उससे पहले दो सवाल है नितिशा जी आपसे। एक तो राज्य का सवाल है और नंदिता जी भी कुछ कहना चाह रही थी। पहले राज्य अपनी बात रख लीजिए, फिर जरा नंदिता जी से बात। मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। यश, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी जी ने वो चौपाई लिखा है कि उघर ही अंत न होय निबाहु काल नेम जिम रावण राहु। ठीक है, तो वो शब्द आपका, लेकिन जब हम कहीं भी सर्प की परंपरा पर आएंगे ना, तो राहु को, क्योंकि मैं भागवत की कथा करता हूं और मैं शिवपुराण की भी कथा इत्यादि करता हूं, और क्योंकि मुझे उसके अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैंने कहीं भी सर्प वाले दोष पर राहु को, जब ज्योतिष की स्टार्टिंग देखेंगे ना, जहां पर ऋषि पाराशर ने अवतार कथन का वर्णन किया है, रामो अवतार सूर्य से चंद्रो यदुनायका नरसिंहो भूमिपुत्र से, तो वहां राहु को कुर्म से, कुर्म अवतार, 12 अवतार जो भगवान का है वहां से कनेक्ट किया है, और केतु को जो मत्स्य अवतार है वहां से कनेक्ट किया है। मैं आप लोगों को नहीं, बिल्कुल मैं आप लोगों का रिस्पेक्ट करता हूं और मैं कहीं आप लोगों को काट नहीं रहा हूं, बट मैं एक जस्ट क्योंकि मैंने अध्ययन किया है इसलिए मैं ये बता रहा हूं। आपका अध्ययन ये कहता है। नंदिता जी। राजी, एक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक वर्ड है कि स्वर भानु कौन थे?
स्वरभानु एक उनको राक्षस अपनी बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि वो ने स्वरभानु का सर काटा और धड़ अलग हुआ, सर अलग हुआ। लेकिन स्वरभानु कौन थे, ये सबसे पहले जानने की आवश्यकता है। स्वरभानु एक नाग असुर थे। तो ये जो काल सर्प भी, जो सर्प की जो अभिव्यक्ति हुई है वो यहाँ से हुई है कि वो असुर जो थे वो सर्प योनि के असुर थे। तो आप जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि प्रॉबेबली लाइक बिकॉज राहु और केतु नोडल पॉइंट्स हमेशा रहे, इसीलिए उनको छाया ग्रह भी बोला गया है। और जब आप अर्थ की एक्सिस को देखें और राहु केतु के नोडल पॉइंट्स को देखें तो वेवरी एक डायरेक्ट लाइन तो आती है, बीच में आता है, लेकिन एक वेविंग स्पिरिट्स के साथ वो आगे बढ़ता है। तो इस वजह से भी वो सर्प क्या होता है, वेविंग स्पिरिट के साथ आगे बढ़ता है, तो इसीलिए उसको सर्प की अभिव्यक्ति। बिल्कुल नंदिता जी, दोनों की अपनी अपना अध्ययन है, स्वरभानु से आया है, दोनों का अपना अपना अध्ययन है। वैसे एक आप दोनों से मैं ये बात कहना चाहूंगी, नितिशा जी भी साथ में मौजूद है, ये ना एक हमारा अच्छा डिबेट टॉपिक बहुत बड़ा बन सकता है। चलिए उससे पहले सुरेंद्र जी आप क्या मानते हैं? जी, काल सर्प दोष को वही है, एक साइड में अगर दो लोग आ जाते हैं, आदि कुंडली खाली हो जाती है तो हम काल सर्प दोष मानते हैं। और काल सर्प दोष की पूजा अगर हम नाग पंचमी के दिन करते हैं, क्योंकि एक वासुदेव नाम का काल सर्प है जो शिव भगवान के गले में है, वो सबसे बड़ा सर्प देवता माना गया है। अगर हम उसकी पूजा करते हैं, जैसे पहले ज्योतिषाचार्य ने बताया, चांदी के नाग नागिन अगर चलते पानी में बहा करते हैं तो इससे उस काल सर्प दोष की हमारे को मुक्ति मिल सकती है। लेकिन इसमें काल सर्प दोष का एक पूरा महत्व बन जाता है, इसलिए नाग देवता की पूजा करना संभव है। आज के दिन जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे उनका वास होता है, तो सर्प देवता के लिए इसको मना करते हैं। ठीक है, 28 जुलाई जिसका इंतजार हो रहा था, क्योंकि मंगल का महापरिवर्तन, तो आज है वो दिन और कहा जा रहा है कि आने वाले 54 घंटे आपके लिए गोल्डन पीरियड है, बहुत ही शुभ समय ये है। तो मंगल का महापरिवर्तन क्या संकेत, कौन सी गुड न्यूज आपकी राशि के लिए ला रहा है, ये भी हम जान रहे हैं। और साथ ही साथ कल है नागपंचमी का त्योहार, कैसे कृपा पाएं इस पर भी हम राशिवार बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्यों अहम है ये 54 घंटे, इस पर भी लगातार हमारी चर्चा जारी, खास मेहमानों के साथ। आगे बढ़े उससे पहले राज्य अगली 3 राशियां मंगल के महापरिवर्तन के लिए क्या संकेत है अगली 3 राशि? एक्चुअल में कर्क राशि के लिए मैं गुड न्यूज कहूंगा। थर्ड हाउस के अंतर्गत जो आपके लिए महालक्ष्मी योग बनने जा रहा है ना, वहां पर आपकी राशि स्वामी और उसके साथ 10th और 3rd हाउस के स्वामी, 10th हाउस के स्वामी उसके साथ गोचर करेंगे और पंचम भाव के स्वामी मंगल। तो ऐसे परिस्थिति में एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन से आप बाहर निकल करके आएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्ट्रांग होगा। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवल बहुत सारा करना पड़ सकता है, लेकिन ये योग आपके लिए शानदार है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। अगर मैं सिंह राशि के लिए बात करूंगा, 2nd हाउस के अंतर्गत बनने वाला ये जो लक्ष्मी योग है, उसमें भी भागेश और चतुर्थेश का समावेश, साथ में 12th हाउस का समावेश। अगर विदेश में कोई काम फंसा हुआ था, कोई पैसा फंसा हुआ था, वो जरूर आपका होने वाला है। साथ ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी से लाभ, भाग्य का उदय होना, ये सब कुछ आपके साथ होने जा रहा है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले भी आपके फेवर में होंगे, बहुत शानदार योग है। अगर मैं कन्या राशि की तरफ जाता हूं, मैं थोड़ा सा जरूर कहूंगा साहब, क्रोध पर प्लीज कंट्रोल रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ अगर मैं कहूं कि आपकी राशि के अंतर्गत जो लक्ष्मी योग बनने जा रहा है, वो आपके ब्रेन को एक्टिव करने वाला है, विचार पॉजिटिव आएंगे। स्पेशली 11th हाउस के स्वामी चंद्रमा हैं, जो मंगल के साथ जाकर के गोचर करेंगे, तो यहां पर आपकी सूझबूझ से शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि के क्षेत्र से लाभ होगा। तो आपके लिए लाभ ही लाभ दिख रहा है, परिस्थिति अच्छी रहेगी। जी बिल्कुल। कर्क सिंह कन्या, नितिशा जी आपके पास आते हुए, कल नागपंचमी के पर्व पर कैसे करें पूजा? जी, सर्वप्रथम कर्क राशि के लिए तो यह समय बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी ही उस लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर आप दूध से, पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो आपकी मन, क्योंकि मंगल और चंद्रमा मिलके ऊर्जा और भावनात्मक मजबूती को प्रदान करने वाला है, तो कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा है। दूध से और पंचामृत से अभिषेक करें, और अगर हो सके तो सफेद चंदन से अभिषेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर मैं सिंह राशि की बात करती हूँ, तो सिंह राशि में जो धन योग की स्थापना हो रही है, वो भी 2nd हाउस में, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और सिंह राशि बहुत टाइम से परेशान थी, अब सिंह राशि के भाग्य ये 54 घंटे में खुलने वाले हैं। इसलिए सिंह राशि वाले रक्त चंदन से अभिषेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंह राशि की बात करूंगी कन्या राशि की। कन्या राशि के लग्न में लक्ष्मी योग बनने के कारण कन्या राशि वाले अगर धतूरे से
शिवलिंग का अभिषेक कर देते हैं, तो कन्या राशि के वारे न्यारे होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये इतना उत्तम समय है कन्या राशि वालों के लिए। बिल्कुल। अभी नंदिता जी, अब आपके पास आते हैं, अब क्योंकि कल है नाग पंचमी, जरा विधि विधान के साथ बताइए कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए। शुभ समय हमने राज जी से जान लिया था, लेकिन किस तरीके से पूजा अर्चना की जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक पेपर में आजकल तो बहुत सारी वो आर्टिफिशियल हो जाती हैं, तो आप एक भोजपत्र ले सकते हैं या नॉर्मल पेपर ले सकते हैं, उसमें गंगा जल छिड़के पहले। और पहले तो जो पुराने ज़माने में या गांव में किया जाता था, गोबर से दीवार को लीपा जाता था, फिर उसमें हल्दी से नाग देवता बनाए जाते थे और उनकी पूजा की जाती थी। तो उनको चंदन चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लावा जो होता है लैया जिसे बोलते हैं, या फिर खील बोलते हैं, खील बताशे वाला जो खील होता है, उसमें दूध डाल करके उनके नाम से चढ़ाया जाता था। विशेषकर मंदिरों में जाकर के चढ़ाते थे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे उनको जा करके दोने को रख करके आया जाता था, एक अपने कुल देवता के नाम से और एक नाग देवता के नाम से। आप अपने घर की चौखट में भी बाहर जो मेन द्वार होता है उसके दोनों तरफ में भी आप नाग देवता का स्मरण करके थोड़ा सा एक जल में आपने अष्टगंधा डालनी है, थोड़ा सा चंदन डालना है, फूल डालिए आप, और उसको दोनों साइड में आपने उसको उसको डाल करके उसकी पूजा अर्चना करनी है। और नाग देवता के मंत्र होते हैं, आप नाग देवता के मंत्र आप करें। और मेनली जो होता है तक्षक नाग की पूजा की जाती है इस दिन, और तक्षक नाग की पूजा आप करते हैं तो जीवन में आपको संपूर्णता मिलती है, आपके जीवन में सुख समृद्धि के संयोग भी बनने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ बिकॉज शिवालय में जाकर के राहु केतु की भी पूजा की जाती है, महामृत्युंजय का जप बहुत सुंदर होता है। आप गणपति का भी इस समय पूरे शिव परिवार का पूजन करिए, क्योंकि देखिए जो संयोग बन रहा है सावन के सोमवार से बन रहा है, तीसरा सोमवार है, इस दिन महामृत्युंजय की विशेषकर पूजा होती है। फिर मंगला गौरी का व्रत का पूजन होगा, उनकी पूजा होगी। मंगला गौरी के व्रत की पूजा के पश्चात आप देखिए बुधवार पड़ेगा, बुधवार से लेकर के गुरुवार, यानी कि बुधवार के दिन गणपति की आराधना होती है, मंगलवार को कार्तिकेय भगवान की भी आराधना होती है, और गुरुवार को फिर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की भी पूजा होती है। तो इसी के साथ ये जो समन्वय बन रहा है, टोटली कॉम्बिनेशन इतना सुंदर इस समय बन रहा है कि आप बिल्कुल दिल से अगर पूजा अर्चना करते हैं और किसी भी मंदिर में जाके, क्योंकि महामृत्युंजय का जब किया जाता है तो शिवालय में जाके जब करते हैं तो उसका फल आपको अधिक मिलता है। तो ये जरूर करिए। और जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, बेलपत्र आपने लेना है, उसमें चंदन से आपने ओम नमः शिवाय बोल करके तीनों बेलपत्री में डालना है। और अशोक सुंदरी का स्थान जो कि जलधारी जहाँ निकलती है, जो सेंटर का स्थान होता है, उसको अशोक सुंदरी का स्थान बोलते हैं। तो वो मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही सुंदर स्थान है। वहां पे शिव जी की बेटी थी, उनके उसमें आप रखें और अपनी मनोकामना बोले। ये भी जरूर करें कि जो कलश होता है ऊपर शिवलिंग के ऊपर, उस कलश में शिव जी की 5 नाग कन्याओं का स्थान भी है। तो उनकी 5 नाग कन्याएं भी थी, वहां से जल डाल करके आप भोलेनाथ पर जलाभिषेक करें तो आप देखेंगे बहुत सुंदर रहेगा। बिल्कुल, प्रभु की कृपा की प्राप्ति भी होगी। बिल्कुल नंदिता जी, आगे लौटूंगी आपके पास, लेकिन राज जी अब आपके पास आते हुए जल्दी से तुला वृश्चिक धनु जी, मंगल का महापरिवर्तन कौन तुला सी राशि न्यूज़ के ला रहा है? यस, तुला राशि के लिए एक तो गुड न्यूज है, और गुड न्यूज क्या है कि यदि आप फॉरेन में जॉब सर्च कर रहे थे तो आपको निश्चित रूप से वो मिलने वाली है, ये आपके लिए गुड न्यूज है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले आपके सुलझने वाले हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, इस समय पर कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि करने जा रहे हैं तो प्लीज बहुत सोच समझ करके कीजिए, उसमें आपका लॉस हो सकता है, और नींद का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं, अगर हम वृश्चिक राशि को लेकर के बात करें, मैं यहां शानदार संयोग कहूंगा। एकादश भाव के अंतर्गत मंगल का जाना, अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर, त्रिकट एकादशे राहु, त्रिकट एकादशे भौमा, त्रिकट एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंतय, साथ में भागेश चंद्रमा का, यानी लाभ भाव में लक्ष्मी का योग बनना, यानी लाभ की पूरी गारंटी वाला योग होता है। तो ऐसी परिस्थिति में चाहे शेयर मार्केट इत्यादि की बात की जाए, लॉटरी इत्यादि की बात की जाए, वहां से लाभ दिख रहा है। आर्थिक लाभ निश्चित रूप से होगा। इन 54 घंटों में आप देखेंगे, चाहे आपको कोई थोड़ा पैसा ही आकर के दे जाए, लेकिन वो होने वाला है। चाहे आपके बिजनेस इत्यादि को देख लीजिएगा, उसमें बाकी दिन की अपेक्षा लाभ होगा ही होगा। धनु राशि पर चलते हैं। धनु राशि के लिए 10th हाउस के अंतर्गत बनने वाला यह संयोग, दशम भाव में मंगल को कुल दीपक कहा जाता है। दशम भाव के अंतर्गत मंगल सबसे पावरफुल प्लैनेट होते हैं। वहां पर साथ में लक्ष्मी योग का निर्माण, यानी व्यापार में वृद्धि करने का
नए व्यापार को शुरू करने का, नए कार्य के बारे में सोचने का, जॉब इत्यादि के लिए अप्लाई करने का, इंक्रीमेंट के लिए बॉस से बात करने का सबसे सुंदर अवसर है और इन क्षेत्रों से आपको लाभ भी मिलने वाला है। तो मेरे दृष्टि से 54 घंटे आपको गोल्डन पीरियड मिल रहे हैं, उसको जरूर यूज कीजिए। बिल्कुल, ये महापरिवर्तन गुड न्यूज लेकर आ रहा है आपके लिए। लेकिन अब इन तीनों राशि वालों को कल के दिन यानी कि नागपंचमी के दिन कैसे कृपा मिल सकती है, क्या आपको करना है नितिशा जी? जी, तो सर्वप्रथम तुला राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए इस समय गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि तुला राशि के लिए जो धन के स्वामी है वो मंगल ग्रह और वो खर्च भाव में जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी योग बनाते हुए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो आपको जो खर्च भाव आपका एक्टिव हुआ है वो नहीं होगा और इस समय आपकी धन की स्थिति मजबूत होगी। दूसरा, वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एकादश भाव में ये युति बन रही है, तो वृश्चिक राशि वाले अगर बिल्व पत्र से अभिषेक कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। सबसे अच्छा जो ये योग बन रहा है वो धनु राशि के लिए बन रहा है, क्योंकि दशम भाव में मंगल महाराज बहुत योग कारक सिद्ध हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। इसलिए धनु राशि वाले अगर गोपाल चंदन यानी पीले चंदन से अभिषेक करते हैं शिवलिंग का, तो इनकी स्थितियां बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। जॉब लगनी है या किसी भी व्यापार में अगर ये सक्सेस होना चाह रहे हैं तो ये इनकी सफलता के योग बनते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, चलिए हम आगे बढ़े, आखिरी 3 राशियों की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र जी आपके पास आते हुए, नाग पंचमी के दिन कोई एक ऐसी चीज जो हर कोई करे, हालांकि अगर कोई मंदिर नहीं भी जा पा रहा है, किसी के पास इतना वक्त नहीं भी है, तो वो कौन सी ऐसा काम है जो जरूर करना चाहिए इसे? तो घर में खड़िया मिट्टी से अपने घर में पूजा पाठ की जगह वहां पे उस खड़िया मिट्टी से लेप लगाएं और कोयले से, अगर कुछ नहीं कर सकते कोयले से सर्प देवता की फोटो बनाएं और नमः शिवाय का जाप करते तो वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा उपाय है और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटा सा उपाय है। ओम नमः शिवाय का जाप जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, चलिए, और दान की बात हो रही थी नंदिता जी, अब इस दिन दान का कितना महत्व होता है, शास्त्रों में क्या कुछ बताया गया और किस तरह का दान किया जा सकता है? देखिए, दान की मैं शुरुआत से ही बात कर रही हूँ और इस दिन आप जितना दान करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए एक एक्सपिएशन ऑफ कर्मा जिसे बोलते हैं, उस तरह की स्थितियां बनती जाती हैं। और स्पेशली नक्षत्रों पे बेस्ड होकर के अगर आप दान करते हैं, चारपाई का दान अवश्य करें अगर कर सकते हैं, या किसी को शैया का दान करें कि उसको चाहे कंबल ही आप कंबल के रूप में दे दें, कंबल तो वैसे भी केतु का प्रतीक होता है, तो आप वो दे दें। आप राहु और केतु से संबंधित दान कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। आप दूध का दान करें, वो भी बहुत शुभ रहता है। लेकिन दान करने से पहले आप जब भी आप शिवालय में जाते हैं, पहले शिवालय में जाकर के विधि पूर्वक शिव जी का आवाहन करें और ताली बजा करके जब आवाहन करते हैं तब बहुत अच्छा रहता है। चंदन से उनका अभिषेक करके और दूध से उनका अभिषेक करें, उसके पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके बहुत अच्छा रहता है। और बहुत एक सिंपल सा मंत्र है, नाग देवता के समक्ष अगर बोल करके आप उसके पश्चात दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनका गायत्री मंत्र है, ओम नव कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करके और 108 बार जप करके कोई भी दान की चीज वस्तु आपने रखी है, अन्न दान तो सबसे उत्तम दान होता है क्योंकि किसी भूखे का पेट भरता है और ये एक अच्छा होता है। और अगर आपकी क्षमता है तो आप सेमी प्रेशियस जेम स्टोन्स भी दान कर सकते हैं या जेम स्टोन्स भी दान कर सकते हैं, वो तो बहुत ही उत्तम हो जाता है, उसमें तो बहुत अच्छी आपके लिए स्थितियां बनती है। लेकिन किसी भी शिवालय में जाके या किसी भी ऑर्फनेज में जाके वहाँ लोगों में दूध बांटिए, वो बहुत अच्छा रहता है। चावल और दूध की बनी हुई खीर आप बांटे, उससे भी बहुत उत्तम स्थितियां बनती हैं और जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनते हैं। चलिए, आखिरी 3 राशि बची राज जी। राशि मकर की अगर बात करते हैं तो यहां पर एक तो सबसे अच्छी चीज ये होने जा रही है, गुड न्यूज है कि यदि आपके जीवन साथी की लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था तो उनके लिए कोई बहुत प्यारी बहुत सुंदर न्यूज आने वाली है, उनका भाग्योदय होने वाला है। प्रॉपर्टी से कुछ लाभ होता हुआ आपके लिए दिख रहा है, मौका शानदार है। मेरी सबसे पसंदीदा राशि हमेशा कहता हूं कुंभ राशि, लेकिन मैं थोड़ा सावधान रहने के लिए कहूंगा। एक तो गुड न्यूज तो यह है कि ये जीवन में इन 54 घंटों के अंतर्गत कुछ नया स्टार्ट करने का विचार आएगा,
मौका मिलेगा और प्रारंभ भी करेंगे। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, इस समय पर कुछ ऐसी घटना घटित होती दिख रही है जो आपको नुकसान दे जाए। इसलिए हनुमान चालीसे का पाठ इन 54 घंटों में कम से कम 5 बार जरूर कीजिएगा, प्रतिदिन जरूर कीजिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अब सबसे अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं, जहां पर 7th हाउस के अंतर्गत बहुत शानदार योग बन रहा है। मंगल और चंद्रमा दोनों लक्ष्मी योग बना रहे हैं। जीवन साथी की बातों को इग्नोर मत कीजिए, उनकी जो भी राय है उसको ध्यान से सुनिए, बच्चों की राय को भी ध्यान से सुनिए, और कोई प्रेमी प्रेमिका जो पुराने हों, जिनको आप चाहते हों या चाहती हों, वो दोबारा जीवन में आएं और उनके साथ नया जीवन शुरुआत करने का मौका मिले, इस प्रकार का योग है। तो मेरे दृष्टि से परिस्थितियां शानदार हैं। बिल्कुल। और अब आखिरी इन 3 राशियों को क्या करना है नाग पंचमी के दिन, नितिशा जी? जी, तो सर्वप्रथम मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले अगर शमी पत्र से शिवलिंग पर अभिषेक कर देते हैं तो उनके वारे न्यारे होंगे और उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। कुंभ राशि वाले अगर अनार के रस से अभिषेक करते हैं तो उनके जीवन में जो मानसिक उलझने या झंझट चल रहे हैं वो दूर होंगे। और अगर मीन राशि वाले केसर युक्त दूध से अभिषेक कर देते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम उन्हें देखने को मिलेंगे। लेकिन जीएनटी के माध्यम से मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, नाग पंचमी पाताल लोक का एक दिवस है, इसलिए अगर जमीन के अंदर चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, चींटियां हैं, जितनी भी जमीन के अंदर जो जीव जंतु पलते हैं, अगर हम उनको कुछ खिला देते हैं, पंजीरी खिला देते हैं, सफेद तिल काले तिल से बनी चीजें खिलाते हैं तो हमें बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं। तो आज के दिन नदियों में जाकर के, नदियों के किनारे जाकर के, पेड़ों के नीचे जाकर के पंजीरी आटे और चीनी या गुड़ की बनी हुई, और साथ में काले तिल और सफेद तिल, क्योंकि काले तिल राहु का प्रतीक है और सफेद तिल केतु का प्रतीक है, अगर हम पाताल लोक के निवासियों को खिलाते हैं तो हमें बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। अब राज जी आपके पास आते हुए, लेकिन इसी के साथ साथ कहा जाता है कि पितृ शांति के लिए भी आज के दिन कुछ किया जा सकता है नागपंचमी के दिन। यस, बिल्कुल, क्योंकि ये समय जो माना जाता है, वास्तविकता में जो नागों को जोड़ा गया है वो पूर्वजों के साथ जोड़ा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में पितृ शांति हेतु या अगर घर की वास्तु शांति के लिए देखा जाए तो दोनों, इसी परिस्थितियों के लिए भी नंदिता जी चर्चा कर रही थी। घरों में चना भिगो करके छिड़कने की जो परंपरा है उत्तर प्रदेश में बहुत रही है, दुग्ध जो है उसको छिड़कने की परंपरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बहुत रही है। और वो जिसकी हम बात कर रहे थे, अभिनंदा जी ने कहा था कि वो गोबर, गाय के गोबर से घर के चारों तरफ एक लाइन, जो घर की मुख्य महिला है वो लाइन खींचती थी, और घर के चारों तरफ भी दुग्ध का और चने का छिड़काव हम लोगों के गाँव में आज भी होता है। तो वो जो परंपरा है, वास्तु दोष को दूर करने की जो परंपरा है, वो इसी से कनेक्टेड है। सर्पों की पूजा से वास्तु दोष इत्यादि दूर होता है। इसी प्रकार से पितृ के लिए नमोस्तु सर्पेभ्यो एकेजा पृथ्वी मनु, इस प्रकार का मंत्र आता है। स्पेशली अगर सर्प के लिए देखा जाए और वास्तु के लिए देखा जाए तो पितृ के निमित्त किसी भी चीज का दान करना, हाँ ये नियम जरूर है कि पितरों के निमित्त हमें लाल चीजों का दान नहीं करना चाहिए, पितरों के निमित्त हमेशा हमें सफेद चीजों का दान करना चाहिए। इवन शास्त्रोक्त ये मान्यता है कि पितृ के, जब हम पितृ का पूजन करने जा रहे हैं तो हमें लाल चंदन भी नहीं लगाना चाहिए। इवन पितृ के पूजन में कोई लाल वस्त्र इत्यादि नहीं लेकर के जाना चाहिए। तो इस प्रकार से दुग्ध, चावल, चीनी इत्यादि ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक पितरों के निमित्त अर्पण करके, और जो भी अपने मन की कामना हो पितरों से प्रार्थना किया जाए कि अगर इस जन्म के कोई पितर हैं या पूर्व जन्म के कोई पितर हैं, जो हमारा पाप कर्म हुआ है उसको हमें क्षमा करके और हमारे जीवन को बेहतर करें, हम जीवन में अच्छा प्राप्त कर पाएं, वो हमें लाभ प्रदान करें। तो इस प्रकार की परिस्थिति सबसे लाभ। ठीक है नंदिता जी, घर के वास्तु को ठीक करने के लिए नाग पंचमी के दिन क्या करें, क्या टिप्स आप देंगे? होती है जब हम वास्तु पूजन करते हैं, जब घर की नींव डालते हैं ना, तो सबसे पहले सर्पों की पूजा की जाती है। और सर्प जो होते हैं एक सर्टेन एंगल में, क्योंकि होता क्या है कि हर एक मास में या तिमाही में सर्प का डायरेक्शन चेंज हो जाता है वास्तु पुरुष के साथ साथ, तो वो उस हिसाब से डायरेक्शन चेंज किया जाता है। अब वास्तु की बात करें कि वास्तु पूजन के लिए सबसे क्या है, तो घर के मुख्य द्वार में जैसे गोबर से हम पहले लीपते थे, लेकिन अभी वो नहीं हो सकता है। तो जैसे आप बता रहे थे अभी कि चारकोल से भी, आप कोयले से भी सर्प की एक आकृति बना करके अपने मुख्य द्वार के दोनों चौखट के दोनों साइड में आप बना के और सरसों के तेल का दिया जलाएं और वहीं पे थोड़ा सा लावा और दूध छिड़क दें, और इस कामना के साथ कि हमारे घर की आप रक्षा करें, हमारे घर पे जो भी वास्तु दोष हो आपकी कृपा से हट जाओ। स्पेशली अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड में ये करते हैं अपने घर के, तो बहुत सुंदर रहता है, क्योंकि वहां पे वासुकी नाग का वास रहता है नॉर्थ ईस्ट साइड में।
शिव जी के साथ वासुकी रहते हैं वहाँ पे, और आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वो बहुत बेहतरीन रहता है। लेकिन घर के मुख्य द्वार में विशेषकर पूजा की जाती है। और जैसे निश्चिता जी ने बताया कि आप जमीन पे चीज़ों को डालिए ताकि जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े भी, क्योंकि वो सर्पों की प्रजा है, तो वो भी उस चीज़ का भोग ले सकें, तो वो भी एक बहुत अच्छा वास्तु दोष का निवारण होता है। बिल्कुल। शमी का पेड़ अगर घर के मुख्य द्वार में आप लगा देते हैं, बहुत सारे वास्तु दोष का निवारण हो जाता है। ये माना जाता है कि शमी का पेड़ जहाँ लगा रहता है वहाँ नाग देवता की कृपा रहती है और उस घर पे या उस स्थान पे नाग दोष नहीं हो पाता। इसलिए बोला जाता है घर के मुख्य द्वार में शमी का पेड़ लगाए तो शनि देव की भी कृपा होती है, शिव जी की भी कृपा होती है, नाग देवताओं की भी कृपा होती है। चलिए, वक्त अभी इतना ही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले 54 घंटे गोल्डन पीरियड आप सभी के लिए, और इस बीच नाग पंचमी के दिन कैसे आप शुभ लाभ पा सकते हैं, सब हमने जाना।